गुड मॉर्निंग बालकों। अपने चल रहा था शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका, और न्यायपालिका में मैंने बताया था कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में जो है न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन है उसके बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब है आपके सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार और कार्य, ये तीनों चीज़ें एक ही है। आपसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ ले या आपसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य पूछे जाए या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ पूछी जाए तो तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य और शक्तियाँ एक ही है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा महत्वपूर्ण, व्यापक और अधिक विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसका हम अध्ययन निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्राधिकार में प्रथम कार्य या प्रथम क्षेत्राधिकार इसका आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र का मतलब होता है शुरू से ही, यानी जो कार्य यहीं से शुरू होता है। अर्थात कुछ शक्तियाँ ऐसी है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो इन कार्यों को नहीं कर सकते। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है इसमें प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार अर्थात अकेले मेरे ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं या ये ऐसे कार्य हैं ये जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन कार्यों को कर सकता है, उच्च न्यायालय नहीं कर सकते। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे मामले या ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल और केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उन विवादों को केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? देखो, इसमें निम्नलिखित मामले आते हैं। पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद। या तो हमारी भारत सरकार का एक राज्य के साथ या एक से अधिक राज्यों के साथ विवाद हो तो उस विवाद को हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जा सकते हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं ले जा सकते। दूसरा है, भारत सरकार या फिर भारतीय संघ का कोई राज्य या फिर एक से अधिक राज्य तथा एक या एक अधिक राज्यों के बीच विवाद। या तो भारत सरकार का संघ के यानी भारत के जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ के किसी राज्य के साथ, एक राज्य भी हो सकता है या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, उनके साथ विवाद हो, या फिर भारत सरकार का एक राज्य या फिर एक का अधिक राज्यों के साथ में राज्यों के बीच में भी विवाद हो सकता है। यहाँ पर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो ये विवाद है, इन विवादों को भी हम जो है कहाँ ले जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जा सकते हैं। इनकी सुनवाई सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में है आपके तीसरा जो मामला है जो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में आता है, वो क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में संवैधानिक विषयों के संबंध में, संविधान के द्वारा जो राज्यों को विषय दिए गए हैं उन विषयों के संबंध में भी जो है कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। उस विवाद को भी सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है। ये थे प्रारंभिक आपके एकमेव क्षेत्राधिकार में। फिर है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे विवाद भी हो सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उसके निकटवर्ती न्यायालय को सुनने का अधिकार हो। तो समवर्ती का मतलब हो गया है कि दो के अधिकार, जिसमें आपके दो पड़ोसी है, दो या जो आपके एक दूसरे के स्तर के पास के हैं उनको अधिकार सुने। तो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे का स्तर उच्च न्यायालय आता है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के निकटतम स्तर वाले न्यायालय को भी जो है अधिकारों को सुनने का अधिकार है, विवादों को सुनने का अधिकार है। तो ऐसे विवाद जिनको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी ले जा सकते हैं, वो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को हम
की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं सीधे, या फिर उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को भी दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य या मौलिक अधिकारों संबंधी जो विवाद है, उन विवादों को हम उच्च न्यायालय भी सुन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी सुन सकता है। तो ऐसे विवादों को हमें प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में लेते हैं, जिनको उच्च न्यायालय भी सुन सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी सुन सकता है। जैसे आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताया कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके उल्लंघन को रोकने के लिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें उच्च न्यायालय में न जाकर के सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में भी इसका जो विवाद है उसको ले जा सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय से भी लगा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में न जाकर के उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके वे मामले जिनमें मौलिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी विवाद, जिन्हें चाहे तो हम किसी राज्य के उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं या फिर सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं, ये आपके प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता है। ये था आपके पहला क्षेत्राधिकार न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा है आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके अपने अधीनस्थ न्यायालय, जिसको उच्च न्यायालय है, इसका अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। अपील सुनता है तो हमारे संविधान हमारे संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायालय का अधिकार भी प्रदान किया गया है। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हम कहीं पर भी नहीं कर सकते, दूसरी जगह नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम निर्णय होते हैं। तो आपके जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें आपके कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, तो इन मामलों को 4 स्तरों में लिया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए आपके 4 भागों में से पहला आता है आपके संवैधानिक नहीं, संविधान संबंधी, जिसमें संविधान का कोई तथ्य हो, संविधान में के कानून संबंधी बात हो। तो देखो आपके संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 संविधान के अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अर्थात हमने कोई मुकदमा जो है उच्च न्यायालय में दर्ज करवाया, उच्च न्यायालय उस मुकदमे में ये पाता है कि इस मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है और इसलिए वो ये कहता है कि इस मुकदमे की अपील आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। इसका वो प्रमाण दे देता है कि संविधान की व्याख्या संबंधी इस मामले में या विवाद में प्रश्न है, इसलिए इसकी अपील करने का अधिकार प्रार्थी को दिया जाता है। ये जो है प्रमाणित कर देता है। ये ऐसा प्रमाणित करने के बाद में हम जो है उस निर्णय की, जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसके विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। दीवानी धन संबंधी मामले होते हैं। आपके चोरी है, डकैती है, लूट है, पैसा लेकर के वापस न देना है, ऐसे जो मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं, धन संबंधी मामले होते हैं। इन्हें धन संबंधी जो विवाद है इनकी भी जो है आपके उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। हमारा मूल संविधान है, उसमें ये व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल उन्हीं दीवानी विवादों को ले जाया जा सकता है जिनकी जो राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। यानी ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय में आ गए, दीवानी मामले, धन संबंधी मामले, लेकिन जिनकी राशि 20,000 से ऊपर की है विवादों की, उनकी तो अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और उससे 20,000 से कम मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। ऐसा मूल संविधान में व्यवस्था थी। लेकिन 1973 में जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 133, कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 133 आएगा यहाँ पर। 133 में जो है आपके क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया।
133 में संशोधन करके अब जो है धन संबंधी सीमा को हटा दिया गया है। अब ये व्यवस्था की गई है कि धन संबंधी विवादों में उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दे दिए उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है, आपकी अपील की जा सकती है। उस निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के 133वें अनुच्छेद में है। फिर है फौजदारी। फौजदारी में आता है आपके मारपीट संबंधी मामले। फौजदारी में मारपीट संबंधी मामले आते हैं। तो देखो फौजदारी के क्षेत्र में आपके निम्नलिखित मामलों को लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को जो है आपके फौजदारी जो मामले हैं उनके निर्णय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। इसमें आपके उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय निम्न आधारों पर अपील सुन सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के कौन कौन से आधार हैं? यहाँ पर आपके 3 आधार दिए गए हैं। पहला आधार क्या है कि फौजदारी मामला जो है उच्च न्यायालय में चल रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से पहले ये मामला नीचे वाले न्यायालय में था और नीचे वाले न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और रद्द करके जो है आपके व्यक्ति को मृत्युदंड दे दी, प्रार्थी को मृत्युदंड दे दिया। जिस व्यक्ति को नीचे वाली अदालत ने क्या कर दिया था, आपके मुक्त कर दिया था, अर्थात उसको अपराधी नहीं माना था, उस निर्णय को बदल दिया इसने उच्च न्यायालय ने और फिर जो है प्रार्थी को मृत्युदंड दे दिया या जिसको कहते हैं वादी को मृत्युदंड दे दिया। तो ऐसे में जो है इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कहने का मतलब उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ यानी जिला न्यायालयों से कोई निर्णय अपने पास लिया। अब जिला न्यायालय ने क्या किया था, अपने निर्णय में किसी व्यक्ति को या तो मुक्त कर दिया था, बरी कर दिया था, और उच्च न्यायालय ने क्या किया, उस निर्णय के विरुद्ध जो है आपके व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, वादी को मृत्युदंड दे दिया, बरी न करके उसको मृत्युदंड दे दिया। तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध में हम क्या कर सकते हैं, अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। फौजदारी मामला है ये। दूसरा है आपके उच्च न्यायालय ने क्या किया, नीचे वाले न्यायालय में कोई विवाद चल रहा था और नीचे वाले न्यायालय क्या कर रहा था, उस विवाद की सुनवाई कर रहा था, लेकिन विवाद की सुनवाई होने से पहले ही उच्च न्यायालय ने क्या किया, नीचे वाले न्यायालय से उस विवाद को अपने पास मंगवा लिया। नीचे वाले न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया, वो विवाद चल ही रहा है वहाँ पर, उसकी जो है आपकी सुनवाई हो ही रही है, लेकिन जो है उच्च न्यायालय ने क्या किया, उसको अपने पास मंगवा लिया विवाद को, और उच्च न्यायालय ने फिर उस विवाद की सुनवाई करके और क्या कर दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। अभियुक्त को क्या कर दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। फिर है उच्च न्यायालय अगर ये प्रमाणित, अगर मान लो दोनों ही परिस्थितियां नहीं हो, लेकिन कई बार उच्च न्यायालय भी क्या करता है, प्रमाणित कर देता है किसी जो है निर्णय पर, किसी मुकदमे पर या विवाद पर निर्णय दे करके उस निर्णय के लिए ये प्रमाणित कर देता है कि ये जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। अगर ऐसा प्रमाणित कर दे तो फिर हम उस की अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इसके बाद में अलावा जो आपके विशिष्ट अधिकार है आपके सर्वोच्च न्यायालय के, इसमें देखो आपके संविधान के अनुच्छेद ये विशिष्ट आता है। इसमें विशिष्ट का मतलब हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय को खुद को ही कुछ अधिकार प्राप्त है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 135 में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। अर्थात हमारे संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में ये देखे कि इस मामले की अपील की जानी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो क्या कर सकता है, प्रार्थी को केवल सैनिक न्यायालय को छोड़ करके, क्योंकि सैनिक न्यायालयों में सैनिकों संबंधी जो विवाद होते हैं वो सैनिक न्यायालयों में होते हैं, और सैनिक न्यायालयों के विवादों में पर कुछ प्रतिबंध है सर्वोच्च न्यायालय में, वो सैनिक न्यायालयों के मामलों में दखल नहीं देता ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है सैनिक न्यायालयों के विवादों को छोड़ करके बाकी अन्य जो भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, देश के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन उच्च न्यायालयों ने जो भी निर्णय दिए हैं उन निर्णयों के विरुद्ध
स्वयं भी ये देखता है कि हाँ ये मामला अपील करने योग्य है, तो वो जो है अपने यहाँ पर अपील करने की अनुमति स्वयं भी प्रदान कर सकता है, चाहे वो मामला आपके इन तीनों क्षेत्रों में आए या नहीं आए। कौन कौन से में? आपके यहाँ पर बताया संवैधानिक भी नहीं है, दीवानी भी नहीं है, फौजदारी के क्षेत्र में भी नहीं आता है, इन अपील वाले मामलों में नहीं आता है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय स्वयं क्या कर सकता है, अनुच्छेद 135 के तहत किसी मामले को अपने यहाँ पर अपील के लिए मांग सकता है या अनुमति दे सकता है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तीसरा क्षेत्राधिकार है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा, ये आपका विशिष्ट वाला और ये एक ये समान ही आपकी अंतर यही है कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 135 में दिया गया है और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 136 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 136 में भी जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं को यह अधिकार दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर ये देखे कि कोई मामला उसके यहाँ अपील करने योग्य है तो वो अपील करने के लिए अनुमति दे सकता है। लेकिन इसमें भी वही बात है कि सैनिक न्यायालय के निर्णयों को छोड़ करके, सैनिक न्यायालय को छोड़ करके भारत राज्य क्षेत्र में अन्य जो भी न्यायालय आते हैं या न्यायाधिकरण है या न्यायमंडल है, इन न्यायाधिकरणों न्यायमंडलों के निर्णयों के विरुद्ध वो अपने यहाँ अपील करने की अनुमति दे सकता है। तो ये जो आपके अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार भी जो है संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। फिर देखो आपके परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अर्थात सलाह प्रदान करने का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 143 देखो आपके सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार भी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विधि यानी कानून या तथ्य कोई तर्क इनका कोई ऐसा पर्सन, विधि का या तर्क का कोई ऐसा पर्सन जो सार्वजनिक महत्व का है, सार्वजनिक यानी सामाजिक महत्व का, समाज के महत्व का है, तो उस पर्सन पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है। और परामर्श मांगने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श जो प्रदान करता है उस परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधि या तथ्य का कोई ऐसा पर्सन जो सार्वजनिक महत्व का है उस पर परामर्श ले सकता है, क्योंकि विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना संसद का कार्य है। लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तभी वो कानून या विधि का रूप ग्रहण करती है, वो लागू होती है। तो राष्ट्रपति ये देखता है कि अगर कि किसी इस पर जो विधि या जो तथ्य है उसको लागू करने के बाद में ये तथ्य जो है न्यायिक उलझनों में तो नहीं चला जाएगा, इसलिए न्यायिक उलझनों से बचने के लिए राष्ट्रपति ऐसे तथ्यों पर न्यायपालिका से परामर्श ले लेता है, सलाह ले लेता है। अब सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करे, ये भी न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो सलाह प्रदान कर भी सकता है और अन्यथा वो राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति जो है देश का सर्वोच्च पद होता है, उसका सम्मान करते हुए न्यायपालिका क्या करती है, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जो परामर्श है उस पर सलाह प्रदान कर देती है। लेकिन राष्ट्रपति उसको स्वीकार करे या नहीं करे वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय, तो देखो भारत में भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय के दो आशय होते हैं, दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ यह होता है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे, साक्ष्य नहीं प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी न्यायालय में इसके निर्णयों को प्रस्तुत करने पर न्यायालय प्रमाण की मांग नहीं कर सकता। इस प्रकार इसके जो निर्णय हैं वो सब जगह क्या किए जाते हैं, साक्ष्य नहीं प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। हम इसके निर्णयों के लिए ये नहीं कह सकते कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है इसका प्रमाण दिखाओ, तो प्रमाण की मांग नहीं कर सकते। न जो है न्यायालय के किसी भी न्यायालय में ले जाया जाए इसके निर्णय को, तो जो है कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे खंड न्यायालय हो, वो जो है आपके इस निर्णय के लिए साक्ष्य या प्रमाण की मांग नहीं कर सकते। तो पहला तो जो आपके अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी न्यायालय उसके निर्णयों के लिए जो है साक्ष्य की मांग नहीं करेगा, प्रमाण की मांग
नहीं करेगा। दूसरा जो है आपके इसका अर्थ होता है या आशय होता है कि इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। न्यायालय अवमानना का अर्थ होता है आपके न्यायपालिका के निर्णय को न मानना। अगर न्यायालय के निर्णय को अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए न्यायालय किसी भी प्रकार का दंड निर्धारित करता है। ये न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है कि न्यायालय उसको क्या दंड देगा इसके लिए। तो न्यायिक अवमानना के लिए क्या किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा न्यायिक अवमानना करने वाले व्यक्ति, संगठन या संस्थान को जो है दंडित किया जा सकता है। ये अभिलेख न्यायालय है। इसके बाद में आता है मौलिक अधिकारों का रक्षक है, जो अभी बताया था मैंने आपके समवर्ती प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने से संबंधित जो मामले होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कैसे है कि ये क्या है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर या मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर दंड का प्रावधान करता है। और सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को सीमित किया करता है तो उस कानून को अवैध घोषित करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया है, रक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है और रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करे, इसके लिए न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, 5 प्रकार के लेख जारी करता है और इन ये लेख जारी करके वो क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे इन लेखों में देखो आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेक्षण लेख, ये जारी करके वो क्या करता है, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर कोई संस्था या संगठन या कोई सरकारी व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति किसी को बंदी बना लेता है तो इस लेख द्वारा न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय जो है संबंधित संगठन या व्यक्ति से या संस्था से पूछता है कि आपने किस कारण व्यक्ति को बंदी बनाया और इस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण सही है या गलत है, इसकी जांच न्यायालय करेगा। इसलिए वो इस जो है लेख के माध्यम से उस संगठन को, उस संस्था को, उस व्यक्ति को, बंदी बनाने वाले व्यक्ति को, जिसको बंदी बना लिया गया है, बंदी किसने बनाया, चाहे संगठन ने बनाया चाहे संस्था ने बनाया, उस संस्था को, संगठन को न्यायालय आदेश देता है कि आपने बंदी क्यों बनाया और साथ में उसको ये भी आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सक्षम जो निकटतम सक्षम न्यायालय है उसमें उसको उपस्थित करें ताकि न्यायालय निर्णय करे कि बंदी बनाया जाने का कारण सही है या गलत है। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, अर्थात इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को आदेश देता है, वो किसी सार्वजनिक महत्व के कार्य को रोकने या करने का आदेश जो है इसके माध्यम से देता है। प्रतिषेध लेख जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की देखरेख के लिए दिया जाता है। अधिकार पर्चा का मतलब है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी अधिकार को उड़ाता है, यानी अधिकार को प्राप्त कर लेता है, यानी अधिकार को जो है आपके अधिकार किसी दूसरे का है, पद किसी दूसरे का है और बैठ जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं मेरा ये अधिकार पद है ये, तो ऐसे पर अधिकार पर्चा लेख जारी करके और न्यायालय जो है उस व्यक्ति से ये कारण पूछता है कि आपने ये पद किस आधार पर धारण किया, ये पद किस शक्ति से प्राप्त किया और इस पद को किस आधार पर धारण किए हुए हो। उत्प्रेक्षण लेख के माध्यम से जो है न्यायालय क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लेखों की जांच करता है। तो ये लेख जारी करके जो है आपके क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर है संविधान का संरक्षण और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो देखो आपके संविधान की रक्षा का दायित्व भी संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही देता है। तो संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की संरक्षण का कार्य भी प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कानूनों की वैधानिकता की जांच करेगा कि कानून संविधान के अनुरूप बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अगर हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 में सर्वोच्च न्यायालय को 131 में तो
संसद के कानूनों की जांच करने का अधिकार दिया गया है और 132 में राज्यों के विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं, बनाए गए जो कानून है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसका पुनर्विलोकन करे अर्थात जांच करे। और जांच करने पर अगर सर्वोच्च न्यायालय क्या पाता है, उनको संविधान के विरुद्ध पाता है तो उन्हें असंवैधानिक घोषित करता है। असंवैधानिक घोषित करते ही वो कानून समाप्त हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करें, उन्हें जो आपके संविधान के संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ये था आपके सर्वोच्च न्यायालय का, यह आपका लेसन जो है केंद्र सरकार का कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को पूर्ण तरह से याद करने का मतलब है कि आपके 7वां लेसन जो राज्य सरकार का है वो भी याद हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वैसे ही आपके उच्च न्यायालयों की शक्तियां हैं, बहुत ही कम अंतर है उनमें। आप एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपके, लेकिन ये याद होंगे तभी जो है आपके अगला लेसन है वो समझ में आएगा और अगला लेसन याद होगा। आप अगर केंद्र सरकार का लेसन याद कर लेते हैं, पूरा अच्छी तरह याद हो जाता है, तो ये समझिए कि आपका जो 7वां लेसन है राज्य सरकार वाला वो भी आपका लगभग पूरा हो गया, क्योंकि बहुत ही कम है। जो जैसे मैंने पीछे आपके इस लेसन में प्रधानमंत्री की शक्तियां बताई थी, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां हैं वही मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां हैं, बहुत ही कम अंतर है आपके। राज्यपाल की और राष्ट्रपति की शक्तियों में भी मैंने बताया था, राष्ट्रपति की शक्तियां बताई तब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की आपके विदेश शक्तियां हैं और आपके सैनिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी सभी शक्तियां राज्यपाल के समान ही है। तो आप इस लेसन को अच्छी तरह याद करें। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां जो है अगली बार बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। ये क्वेश्चन करना आपको, एक क्वेश्चन क्या करना है आपको, प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए, यह आपको प्रश्न करना है। और साथ साथ में इनको जो है आपके जो नोट्स है वो उतारने, इनको बनाना है और तैयार करना है।